सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर हो गया था वो विजयनगर पूरा हो गया था ना हमारा। आप थे कल? पक्का? आप भी थे शायद कल। कल नहीं थे? अरे, कैसे करोगे बताओ? ऐसे छुट्टी मारोगे तो कैसे चलेगा? आपकी छुट्टी पे तो एग्ज़ाम थे आप पे। बाकी दिन मन नहीं था ये बोलो ना। अच्छा, चलो। तो जो बीच के बचे होंगे उनको यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए ये तो बढ़िया है कि बाकी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने कौन सा करा था? विजयनगर किया था, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि विजयनगर के बाद का ही हम आज स्टार्ट करेंगे। तो विजयनगर की जब शुरुआत हुई थी मैंने बताया भी था, विजयनगर के क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी ऊपर पे कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक डिनेस्टी चल रही थी, ठीक है। तो तुगलक डिनेस्टी में भी कौन था बैठा हुआ? MBT बैठा हुआ था वहाँ पे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे विजयनगर बसाया गया। किन के द्वारा बसाया गया? हरिहर एंड बुक्का के द्वारा बसाया गया। कौन सी डायनेस्टी से थे ये बताओ? ये थे संगम डायनेस्टी से, ठीक है। क्योंकि विजयनगर में 4 डायनेस्टी पड़ी थी हमने, संगम, सुलुवा, तुलुवा और लास्ट में अरावेडू, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब आप सुलुवा तुलुवा की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो तुलुवा डायनेस्टी से थे। क्या नाम था उन राजा का? कृष्ण देवा राया। क्लियर? ये 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलो, तो फिर हमारा जो टॉपिक है आज उसको कवर कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज सदर्न इंडियन किंगडम, ठीक है। विजयनगर के बाद कौन कौन से किंगडम हमारे बसे थे या उसके कंटेम्प्रेरी में कौन कौन से किंगडम रहे थे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला किंगडम है आपका बहामी किंगडम। ये जो बहामी किंगडम था, अगेन ये भी किसके टाइम पीरियड में था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही अलग हुआ था। इन्होंने रिवोल्ट किया तो पहला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। इन्होंने बहामी किंगडम की स्थापना कर दी थी। बस इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है। इनको जो सपोर्ट मिला था वो किससे मिला था? वो डेक्कन के जो नोबल हुआ करते थे उनसे मिला। और इन्होंने क्या करा कि जो फॉरेनर्स का डोमिनेशन था इंडिया में, मतलब सदर्न इंडिया में जो फॉरेनर्स हुआ करते थे उनको हटा दिया। जो फॉरेनर्स थे उनको क्या बोला जाता? अफाकिस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अफाकिस बोला जाता था, ठीक है। तो इन अफाकिस को ये लिख लेना टर्म, अफाकिस इज फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। ये जो अफाकिस थे इनके अगेंस्ट इन्होंने वर्क किया था। और जब इन्होंने एक्स्टेब्लिश कर दिया यहाँ पर एम्पायर, तो इसको बोला गया फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर इन दक्कन, ठीक है। दक्कन का पहला मुस्लिम एम्पायर आपका कौन बना था? बहामी किंगडम बना था, ठीक है। इनको बहुत सारे टाइटल मिले हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ये बहाम शाह के बारे में ही मैं बता रहा हूँ तो ये साथ साथ आप लोग भी लिखते हुए चलना। इनको टाइटल मिला है हसन गंगू का, ठीक है। दूसरा फाउंडर ऑफ बहामी का, ये 2 टाइटल से इन्हें नवाजा गया था। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी आपकी गुलबर्ग, ठीक है। इनकी कैपिटल का नाम क्या था बेटा? गुलबर्ग इनकी कैपिटल का नाम हुआ करता था। अब देखो, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, जब भी कोई नया किंगडम आता है वो अपने साथ ऑब्वियसली बात है आर्ट भी लेके आता है, ठीक है। तो ये वो पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पर, जो दक्कन में कैसा आर्ट लेके आए थे? पर्शियन आर्ट लेके आए थे, ठीक है। इनका जो आर्ट था वो कहाँ से इंस्पायर्ड था? वो ईरान, इराक से इंस्पायर्ड था। तो जो दक्कन में कौन सा आर्ट लाने की बात हुई थी यहाँ पर? पर्शियन आर्ट लाने की बात हुई थी, पर्शियन कल्चर लाने की बात हुई थी। तो वो कौन लाए थे? बहामी किंगडम लेके आए थे। और लगभग लगभग 1347 में जब बहामी किंगडम की स्थापना हुई तो इन्होंने जो यहाँ पर तुगलक के जो भी क्या बोल सकते हैं आप, तुगलक वंश के द्वारा जो भी गवर्नर ववर्नर छोड़े गए थे उनको हराया और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश कर लिया। तो ये तो था आपका पूरा किसके साथ, किसके बारे में? अलाउद्दीन बहामी के बारे में, ठीक है। पहले राजा थे। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हमेशा कौन सा राजा, फर्स्ट राजा एंड लास्ट रूलर, ये तो पढ़ के ही जाना है। फर्स्ट रूलर एंड दी
लास्ट रूलर, ये दोनों आपको पढ़ के रखना है। फिर आ जाओ आपका मोहम्मद शाह वन। ये जो मोहम्मद शाह थे, इन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ को एनकरेज किया? पर्शियन स्कॉलर्स को एंड सूफी संत को। देखो अगेन पहली बात तो 2-3 चीज़ें ही होती हैं। एक तो मिलिट्री पावर गेन कर लेते हैं, जब मिलिट्री पावर गेन कर लेते हैं तो देन वो आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करते हैं। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि एक बार मिलिट्री पावर गेन हो गई तो देन सेकंड फोकस हमेशा किस पे जाएगा? आर्ट एंड कल्चर पे जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ आपका। क्लियर? इनके टाइम पे एक वॉर हुई थी, ये लिख लेना आप लोग, 1367 के लगभग में। ठीक है, जो 1367 में जो वॉर हुई थी, उस वॉर को क्या बोला जाता है? मतलब ये वॉर थी किसके खिलाफ? वॉर विद विजयनगर एट रायचूर दोआब। कल जब हम विजयनगर को पढ़ रहे थे तो हमने इस वॉर के बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, जब मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भाई दोआब का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है आपका ऐसा कुछ? दोआब क्या होता है, ऐसा मैंने पूछा था आप लोगों से। आइए आइए, यस, आपके भी एग्जाम चल रहे थे, गुड। मैनेज कैसे करते हो कॉलेज और प्रिपरेशन के बीच में? कंफ्यूज नहीं हो जाते? होते हो? तब फिर 2 महीने पढ़ रहे हो फिर एकदम से कॉलेज के एग्जाम आएंगे तो सारा फोकस हिल जाता होगा। जो यूपीएससी का पढ़ा वो भी भूल जाते होंगे। अभी इस हफ्ते यूपीएससी का एग्जाम है, पता है ना? आप लोगों में से किसी ने भरा नहीं होगा, बट एक काम कर लेना, जैसे एग्जाम आएगा ना तो एटलीस्ट उसका पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना कि भैया कितना आप लोग कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है यूपीएससी के, लगभग लगभग सारे एग्जाम ऑफलाइन होते हैं। अभी तक यूपीएससी ऑनलाइन में गया नहीं है, धीरे धीरे जाएगा, बट मुझे लगता नहीं है कि सीबीटी की ज़रूरत है उसमें इतना, मतलब क्या ही करना सीबीटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जब तक आप कागज़ पे लिखते नहीं हो ना आपको मज़ा नहीं आता। चलो ठीक है, तो यहाँ पर है नेक्स्ट जो राजा है आपका, उनका नाम क्या है? मुजाहिद शाह। ठीक है, इन्होंने एक अनसक्सेसफुल इन्वेजन किया था विजयनगर पे, और इनको जो इनके नोबल्स थे उन्होंने अपोज किया और बाद में मार दिया। ठीक है, तो ये जो अनसक्सेसफुल इन्वेजन किया था ये इन्होंने कब किया था? 1376। ठीक है, तो पहला इन्वेजन मोहम्मद शाह ने करा 1367 में, सेकंड इन्वेजन किसने करा? मुजाहिद शाह ने 1376 में। ये फेल हो गया था आपका। क्लियर? याद रहेगा ये वाला पॉइंट, ये वाला जो इन्वेजन था ये फेल हुआ था। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये जो यहाँ से देखो लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई है ना, अब इनको ध्यान रखना कि इनकी वजह से ना एक राइवलरी क्रिएट हो गई थी, और ये राइवलरी बहुत समय तक चली। किस किस के बीच में? विजयनगर और बहामी के बीच में। ठीक है, अब ये जो राइवलरी ये स्टार्ट हुई है, इस राइवलरी की वजह से ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। आगे आने वाले जितने भी राजा होंगे उन्हें भी आप देखोगे कि वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे। जब वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये राइवलरी आगे कंटिन्यू हुई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब ये राइवलरी चलती रही, एट द एंड जब तक विजयनगर गिर नहीं जाता तब तक ये राइवलरी रहेगी। सो नेक्स्ट लिख लो, दाऊद शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, तो पहले ही आपको बता दो, ही वॉज अ वेरी वीक रूलर। ठीक है, इनको एक ही साल में मार दिया था, और क्यों मार दिया था? क्योंकि इनके जो नोबल्स थे वही इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, इनका तो बस आप अगर नाम भी याद रख लोगे कि नाम था एक ऐसा तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद शाह सेकेंड। ये इनका जो राजपाट था वो थोड़ा सा पीसफुल गया। ठीक है, ये वो वाले राजाओं में से थे जो थोड़ा कल्चरली इंक्लाइंड थे, और इन्होंने क्या करना शुरू किया कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू किया था आपका किसको? बहामी किंगडम को। जब बहामी किंगडम कंसोलिडेट हुआ तो आप एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी राजपाट अगर थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, तो स्ट्रांग होगा तो वो हमेशा किन चीज़ों पे फोकस करेगा? जो एडिशनल चीज़ें उनके साथ।
फॉर एग्जांपल कि भैया वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, वो किसी न किसी धर्म को पैटर्नेज देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो मोहम्मद शाह था, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी। इन्होंने सबसे पहले तो पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर जो होता है उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, कौन कौन से लिटरेचर को बढ़ावा दिया था इन्होंने यहाँ पे? पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर को यहाँ पर बढ़ावा दिया था। साथ साथ इन्होंने आर्मी स्ट्रेंथ को बढ़ाया था अपने टाइम पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है इनके बारे में। आर्मी को बढ़ाया था, पर्शियन लिटरेचर को बढ़ाया था, और एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ग्रो किया था। ठीक है, एक अच्छा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने यहाँ पर किया था, ग्रो किया था। अगेन कॉन्फ्लिक्ट तो इनके टाइम पे भी हुई, जैसे मैंने आपको बोला था विजयनगर और बहामी की राइवलरी बहुत लंबी चली है, तो इनके टाइम पे भी विजयनगर के साथ लड़ाई तो ऑब्वियसली बात है हुई होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज फिरोज शाह बहामी। ये भी अगले इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगेन अब यहाँ पर देखो कल्चर के साथ साथ इन्होंने कुछ बनाया भी था। तो पर्शियन कल्चर को तो प्रमोट किया, साथ साथ इन्होंने पर्शिया और टर्की के साथ क्या करे, अपने डिप्लोमेटिक लिंक्स को जोड़ा। डिप्लोमेटिक लिंक्स का मतलब समझते हो आप लोग? हाँ भाई, डिप्लोमेटिक लिंक्स क्या होता है? एम्बेसी खोली और उनके साथ कुछ सॉफ्ट एक्सचेंज करने हमने शुरू करे। जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा मोदी जी का, क्या देके आए वो? हैं? चाइना? है नहीं नहीं, चाइना वाना नहीं थे। हाँ, देखा आप लोगों ने इस पे? हाँ, तो वो तो आएगा ही। तो इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो। छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ों पे जो काम की नहीं है? देखो सिंपल है, या तो सो जाओ, नींद ही पूरी कर लो, या पढ़ाई कर लो। दोनों ही अच्छी चीज़ें। अगर आप नींद भी छोड़ रहे हो और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तो सोचो क्या कर रहे हो, फालतू की चीज़ें। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप जो भी करो फालतू है। आप बताओ, इन दोनों चीज़ों के अलावा और क्या क्या फालतू करते हो आप? अरे वो फालतू कहाँ है, वो तो गिनना ही नहीं जाता ना काम। वो काम थोड़ी ना है, वो तो जरूरी है, तो नेसेसिटी है। नहीं खाओगे तो मर जाओगे। मैंने काम बोला, काम। खाना खाना काम थोड़ी ना होता है, वो तो ज़रूरत होती है। और कुछ नहीं करते आप? घूमने जाना वगैरह, बाहर घूमना? पानी देना है जरा। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना, फिरोज शाह बहामी के बारे में, कि लाइक इन्होंने जामा मस्जिद को भी बनाया था। जामा मस्जिद कौन से वाला? दिल्ली वाला नहीं, कहाँ का बनाया था इन्होंने? गुलबर्ग का। गुलबर्ग किधर है? ये साउथ इंडिया में, दक्कन में पड़ता है गुलबर्ग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो गुलबर्ग में इन्होंने क्या बनाया? आपका जामा मस्जिद को बनाया था। अब इनके टाइम पे ना 2-3 वॉर जरूर हुई हैं। और एक और चीज कि ही वॉज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कस्टम्स एंड रिचुअल इन दक्कन कोर्ट। सो अपने कोर्ट में इन्होंने किन चीज को प्रमोट किया भैया? पर्शियन कस्टम्स को इन्होंने अपने कोर्ट में लगाया। मतलब जिस तरीके से पर्शिया में काम चलता है वैसा ही काम अब ये कहाँ पे चलाएंगे? इंडिया में डालू के मतलब लागू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पर्शिया में ऐसा होता है कि राजा यहाँ बैठेगा, इधर साइड बैठेगा, इधर वो खड़े होंगे, तो एग्जैक्टली उसी नेचर का तो इन्होंने क्या बनाने की कोशिश करी? एज अ रेप्लिका ऑफ पर्शियन कोर्ट अपने कोर्ट को बनाने की यहाँ पर कोशिश करी। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि पूरा जो दक्कन सल्तनत था वो मेनली कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा था? वो मेनली पर्शिया एंड तुर्की, इन 2 जगह से इन्फ्लुएंस हो रहा था।
क्योंकि इनका लीनिएज आप समझ सकते हो कि शायद वहीं से था, इनका लीनिएज शुरुआत इनकी वहीं से हुई थी, वहीं से आए थे इनके पूर्वज और यहाँ पर आकर आपके क्या हो गए थे, स्टेब्लिश हो गए थे। अब इनके टाइम पे 2 बैटल हुई है, उन बैटलों का नाम लिख लो। बैटल ऑफ रायचूर जो कि 1407 में हुई थी, 1407 बैटल ऑफ रायचूर। कौन थे इनके आर्कनेमिस? आर्कनेमिस का मतलब पता है आपको? ये एक टर्म होती है, मतलब कि स्वॉन एनिमी। एक्जैक्टली। तो ये लड़ाई भी किसके साथ हुई होगी? विजयनगर एम्पायर के साथ हुई होगी। ध्यान रखना ये जो बैटल ऑफ रायचूर थी ये विजयनगर के साथ हुई थी और इस बैटल में आपका बहामी जीत गए थे। ठीक है, इससे पहले जितनी भी हुई है उनमें कौन जीता है? विजयनगर जीता है। इस वाली में कौन जीता है? बहामी जीत गए थे। ठीक है, दूसरा लिख लो 1419 बैटल ऑफ ये है आपका बंकपुर। बैटल ऑफ बंकपुर ये किसके खिलाफ हुई थी? अगेंस्ट काकतियास। और काकतिया डायनेस्टी मैंने बताई थी आपको किधर की तरफ पड़ती है काकतिया डायनेस्टी भाई? कौन सा एरिया था काकतिया डायनेस्टी का? हाँ, कौन सी नदी के किनारे पड़ता? अगर नदी के हिसाब से पूछो, महानदी ज्यादा होगा। ठीक है, महानदी के आसपास आपका बना था कौन सा? काकतिया डायनेस्टी। और काकतिया डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था? हरा दिया था। काकतिया डायनेस्टी में एक फीमेल रूलर बहुत फेमस थी, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है अलग से इंडिया में, है? सोचो सोचो, सोचोगे तो याद आ जाएगा। है फर्स्ट रानी था उनका शुरू का नाम, है? हाँ बोल बोल, क्या पता सही बोल। लक्ष्मी है? तो इतना गलत कैसे हो सकती है बेटा तू? रानी लक्ष्मीबाई कब थी? 1857 की क्रांति में थी रानी लक्ष्मीबाई। और ये क्या चल रहा है? 1300 या 1400 मान लो, चलो 400 साल पहले ले आए बेचारी रानी जी को। मतलब आराम करने तो अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, पता नहीं कौन से अपने जन्म में रही होंगी वो, है? फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर क्या है? अरे यार आर है। यस, रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, और एक और चीज बताई थी मैंने, काकतिया डायनेस्टी में एक और चीज खोजी गई थी, एक हीरा खोजा गया था, कोहिनूर खोजा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, वो कोहिनूर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कहाँ पर टेक ओवर कर लिया था? इन्होंने कोंकण वाला जो एरिया था आपका, कोंकण एरिया पता है ना कौन सा होता है? हाँ मतलब नहीं, कोंकण एरिया आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला है, कर्नाटका वाला कोंकण नहीं होता। ये वाला एरिया देखो, ये जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाला एरिया, ये यहाँ से और ये वाला कर्नाटक का बस थोड़ा सा अपर पार्ट आएगा। जो मेनली कोंकण एरिया होता है वो हम ये वाला बोलते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट आप लोगों को पता होगा कि 3-4 में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर जो इधर होते हैं कौन से हिल्स होते हैं? सह्याद्री, फिर कोंकण, और फिर नीचे कौन से आ जाते हैं? हाँ, कोरमंडल वाले हिल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका वेस्टर्न घाट डिवाइडेड होता है। तो सेम आपको यहाँ पे याद रखना कि इन्होंने कौन से पार्ट में कैप्चर करना शुरू कर दिया? आपका कोंकण वाला इलाका इन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। फिर अगेन, अब क्योंकि इन्हें स्कॉलर्स बुलाने थे तो कहाँ से बुलाए होंगे? खुद लॉजिक लगा लो, कहाँ से स्कॉलर्स आए होंगे इनके पास? पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्की, सेंट्रल एशिया। तो वहाँ के स्कॉलर्स और पोएट को इन्होंने यहाँ पर बुलाया। और अगेन अब इन्होंने क्या कर दिया, जैसे इन्होंने तो पर्शियन, कौन था व्यक्ति जिसने पर्शियन वो करा था अपने में, पर्शियन कस्टम्स को लाया था, उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज को भी यूज करने लगे कि भैया इनका जो कोर्ट होगा उसमें पर्शियन लैंग्वेज भी यूज होगी, ताकि इससे क्या हो सके, इंडो पर्शियन जो कल्चर है या इंडो पर्शियन टाइज है वो और स्ट्रांग हो सके। कहाँ पर? दक्कन में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह वली। ठीक है, अहमद शाह वली, जो टाइटल है वली, वली का मतलब होता है सेंटली किंग। ध्यान रखना, वहां पे लिखा दिया सेंटली किंग मतलब ऐसा राजा जो थोड़ा सा संत आदमी है।
संत टाइप राजा, थोड़ा सा धर्म को मानने वाला राजा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा, हर चीज़ को अच्छे से करने वाला, तो सेंटली किंग इन्हें माना गया है। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ से, गुलबर्ग से बिदार के पास शिफ्ट कर दिया था। और जब इन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ पर इन्होंने एक बिदार फोर्ट भी बनाया। साथ साथ इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सूफी संत को, जैसे एक सूफी संत का नाम है गिजू दराज, गिजू दराज को इन्होंने पैटर्नाइज किया था। क्लियर, ये 3-4 चीजें तो आपको वहां मिली गई। अगली है कि इन्होंने भी विजयनगर को हराया था। ही डिफीटेड विजयनगर इन मेजर बैटल। 1430 में एक बैटल हुई थी, उसमें इन्होंने विजयनगर को हराया था। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है बस वो लिख लो आप, बाद में जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो फिर तो आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। जो मैंने बताया था, रिवीजन करोगे तो डायरेक्ट वहां से कर लेना। बट कल कुछ सिखाया था आप लोगों को, रिवीजन करते कैसे, शॉर्ट फ्लो चार्ट्स बनाओ। नोट्स भी नहीं बोलता मैंने, फ्लो चार्ट्स बोलता हूँ, ठीक है, जिसमें बस लाइनें होनी चाहिए कि ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और कोई भी चीज लिखनी है तो बस एक बार उसकी लाइन लिखी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा एक्सप्लेन कर रही है क्या होता है। जैसे अगर आपने वहां लिख दिया जजिया, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हो और लिख दिया जजिया, तो फिर उसमें ये नहीं लिखना कि जजिया में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं रिवीजन। अगर ऐसा रिवीजन कर रहे हो तो फिर चीजें इजी रहेंगी, तो एग्जाम में भी याद आएंगी, ठीक है। अपने आप को थोड़ा डिपेंडेंट मत करना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करो नोट्स से, कि चीजें ना यहाँ ज्यादा रहे ना कि यहाँ। अगर आप किताब में से देख के पढ़ने की बात होती तो सभी टॉपर हैं, फिर तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ की चीजें अगर लिखने पे आए। और एक चीज बताऊं, जैसे बायोलॉजी में 10% रूल फॉलो होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी 25 या 10% रूल ही फॉलो होता है। आपने जितनी चीजें लिखी हैं उसका सिर्फ 10% आपके दिमाग में जाएगा, और जितना आपके दिमाग में है उसका सिर्फ 10% आप दोबारा लिख पाओगे। तो ट्राई करो मैक्सिमम दिमाग में ले जाने की, ठीक है जी। जिन जिन की भी स्टार्टिंग है प्रिपरेशन की, उनको मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि नोट्स के भरोसे बैठना बंद कर दो, अपने भरोसे बैठो, दिमाग के भरोसे बैठो, उसको ट्रेन। क्लियर, तो एक बैटल इन्होंने विजयनगर के साथ करी, वो जीती, वारंगल के साथ करी, वो जीती इन्होंने, ठीक है। अगला देखो, अलाउद्दीन अहमद शाह 2, इन्होंने अगेन फोर्टिफिकेशन करा, आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया, बस यही है इनके बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगेन एक और बैटल हुई, दोनों तीनों लोग क्या कर रहे थे, विजयनगर से लड़ रहे थे, जीत रहे थे, लड़ रहे थे, जीत रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मुदगल, ये भी विजयनगर के खिलाफ थी, और इसमें किसकी विक्ट्री हुई, इसमें बहामीस की विक्ट्री हुई थी। हाँ, ये लैंड का वो होता था मापने का तरीका, खराज लैंड हो गया, ज़कात क्या होती है, हाँ, ये सारे लैंड के तरीके होते थे, तरीके, लैंड जो लैंड को नापने का तरीका आप बोल लो, या लैंड को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हो गया, ज़कात किसके अंदर आएगी, ज़कात पे कर कितना लगेगा, या उसका बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, खराज का बंटवारा कैसे होगा। एक काम करूँगा, मेरे पे पड़ी है कुछ टर्म्स, मैं आपको भेज दूंगा, मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, एक काम करता हूँ, सर को भेज देता हूँ, सर आप लोगों को भेज देंगे। मेरे पे पड़ी है बहुत सारी टर्म्स पड़ी है, क्या बोलते हैं, मेडिवल की, मुगलों की। देखो मिडेवल इंडिया की, जैसे आप बोल रहे हो, खराज हो गया, उश्र हो गया, जजिया हो गया, जकात हो गया, खम्स हो गया, घरी, चराई, किस्मत कोठी, हक कोठी, ये सारी टर्म्स मैं काम करता हूँ, आपको भेज देता हूँ, सर को बोलता हूँ, ये ग्रुप में डाल देंगे। लो, भेज दिया मैंने, ठीक है सर को। आ ही जाएगा थोड़ी देर में आपके ग्रुपों में। सो यहाँ पर और कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कौन है यहाँ पर, देखो मोहम्मद शाह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही अपॉइंटेड
महमूद गवन एज प्राइम मिनिस्टर, और महमूद गवन ने एक क्या बनाया था, महमूद गवन मदरसा बनाया था, कहाँ पर, बिदार में। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इनका क्या है, इन्होंने मिलिट्री और रेवेन्यू सिस्टम को एक्सपेंड किया और रीऑर्गेनाइज किया था। साथ साथ इनके टाइम पे हुई एक बैटल ऑफ गोवा, ये लिख लो, ठीक है। जो मोहम्मद शाह सेकंड थे, इनके टाइम पे क्या हुई है आपकी, बैटल ऑफ, अगेन दिस बैटल वाज अगेंस्ट देयर आर्कनेमिस। कौन थे आर्कनेमिस, विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर के साथ लड़ाई हुई और दोबारा से क्या हुआ, विजयनगर जीत गया था। क्लियर। अगली हुई थी इनकी बैटल ऑफ कोंडापल्ली। दो बैटल है यहाँ पे, बैटल ऑफ गोवा एंड बैटल ऑफ, किसने, हाँ तो यूजुअली पहले ये पहले यूजुअली ये चीज प्रथा चलती थी कि जो नाम होते ना, जो पोते होते थे, वो अपने दादा का नाम ही यूज करते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि एक नाम जितनी ज्यादा कीर्तियां पाले, अब एक जीवन काल में जितनी पा सकता है, सेकंड वो अपने पोते के काल में पाता है। इसमें सब में तो ये नाम बड़ा कॉमन है, फिरोज शाह बहामी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन बहामी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह बहामी, फिर मोहम्मद शाही, 10 तरीके के मोहम्मद शाह, देखो ना चौथा नंबर का मोहम्मद शाह आ गया यहाँ पे, इसलिए तो ये आता नहीं है, वो तो मैं करवाने को करवा रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल में नहीं आता कभी यहाँ से। अभी भी मैं बताऊँ आपको कितने बचे हैं, 4-5 रूलर और बचे हैं। तो मोहम्मद शाह फोर्थ हो गया, ये देख सकते हो, लॉस्ट गोवा टू पोर्तुगीज। अब देखो यहाँ से किसकी एंट्री हो गई, पोर्चुगीज की एंट्री हो गई, क्योंकि 1498 में आ गए होंगे यहाँ पे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कल परसों आपको बताया था कि किसके टाइम पीरियड में गोवा में, गोवा बोल रहा है, किसके टाइम पीरियड में जो पोर्चुगीज थे वो इंडिया आए थे, विजयनगर में कौन था, या तुगलक में से कौन सा तुगलक था, पक्का, क्या तुगलक थे जब वो आए थे, गोवा आए थे पोर्चुगीज, पोर्चुगीज कब गोवा आए थे, हाँ तो देखो तो क्या तुगलकों का वंश चल रहा था तब, कौन आ गया था, पक्की बात है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, थे कि नहीं थे, पर विजयनगर वाले थे, विजयनगर वाले थे ना, हाँ विजयनगर वाले में से कौन सा था, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, नहीं भी याद है तो एक बार देख लेना नोट्स में, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये लिख लेना यार, जो मैं बोलता हूँ ना कि लिख लेना, वो आने के चांसेस होते हैं। हाँ तो महमूद शाह को देख लो आप, इनको पास जो गोवा था, इन्होंने गोवा खो दिया, किसको दे दिया, हाँ ठीक है, तो पोर्चुगीज के हाथों ये हार गए थे। दूसरा था अहमद शाह। अच्छा महमूद शाह के टाइम पे एक और चीज याद रखना कि इनकी भी लड़ाई हुई थी विजयनगर से, बट अब ये हार गए थे। तो देखो कैसा चला, शुरू में विजयनगर जीत रहा था, जीत रहा था, जीत रहा था, फिर बीच में विजयनगर का एक टाइम पीरियड आया कि लगातार 3-4 राजाओं से हार गया, और अब विजयनगर दोबारा जीतना शुरू हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। अहमद शाह जो थर्ड थे, इनके टाइम पे तो इंटरनल पावर स्ट्रगल चलने लग गया, और इन्हीं का वो टाइम पीरियड था जो मतलब बहामी किंगडम का फाइनल फेज चल रहा था। फाइनल फेज का मतलब समझते हो आप लोग, कि बिल्कुल अंत आ गया था इस डायनेस्टी का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके अलाउद्दीन शाह और वाली उला शाह। तो ये देख लो दोनों कि भैया जो बहामी किंगडम था वो 5 दिल्ली सल्तनत में टूट गया। आगे आप देखोगे अहमदनगर, वो अहमदनगर, गोलकुंडा, इस तरीके से छोटे छोटों में ये टूट जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट किंगडम बने थे वो इसमें शायद नहीं लिखा है, लिख लो। जो 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बने थे मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखने से 5 इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहामी सल्तनत। 5 independent kingdom after the disintegration of Bahami Sultanate.
3 चैप्टर और रह गए बस आपके। तो भक्ति, फिर मुगल और देन मराठा। ठीक है, ये 3 करते ही आपका मेडिवल भी पूरा हो जाएगा। एंशिएंट पढ़ने में फिर भी मजा आया होगा आप लोगों को, मेडिवल में तो पूरे बोर हो गए होंगे, है कि नहीं है? मैं तो बोला ही था आप लोगों को। क्या? मुगल तो जल्दी समझ आ जाएगा, मुगल आप लोगों ने पढ़ा है ना, मुगल के नाम आप लोगों ने सुने हैं। देखो जो सुने होंगे वो समझ आएंगे। अगर आप लोगों को बचपन से, जैसे अगर आप साउथ इंडिया के होते या आप लोगों ने ऐसे नाम सुना होता, टीपू सुल्तान वगैरह या अहमद शाह, ये सब नाम सुने होते तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाते। अब आप लोगों ने सुने ही नहीं है। टीपू सुल्तान तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो टीपू सुल्तान इजीली समझ आ जाएगा आपको। बट टीपू सुल्तान यहाँ का पार्ट है नहीं। टीपू सुल्तान किस चीज़ का पार्ट है? वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मराठाओं का आप सुनोगे थोड़ा सा, शिवाजी, संभाजी, पेशवाई, ठीक है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बट पेशवाई भी लेटर ऑन आएगी, मतलब एंड में आती है पेशवाई भी। कौन थे पहले पेशवा? बालाजी बाजीराव, पक्की बात है? मूवी देखी है किसी ने? अच्छी मूवीज मत देखो। बाजी मस्तान, वही नाम, दोनों सेम ही व्यक्ति हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हो बालाजी, क्या बाजीराव मस्तानी और इन्होंने बोला बालाजी बाजीराव, दोनों सेम ही आदमी है। मस्तानी कौन थी? हाँ, कहाँ की थी वो? बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड के बारे में हमने पढ़ा था, याद करो। बुंदेलखंड का इलाका जो हुआ करता था, हाँ, वो बहुत पुराने हैं, वो उनको ज़्यादा हम याद नहीं रखते। जहाँ से ज़्यादा याद रखते हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, जहाँ से पेशवाई थोड़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी। शिव, हाँ कह सकते हो, पहले वाले थे, मेरे को भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं है जो सबसे पुराने थे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, आता ही नहीं है कभी। मेन अगर पेशवाई की अगर कभी बात होती है तो वो होती है बालाजी विश्वनाथ से, जो बाजीराव के पिताजी थे। अगर आपने मूवी देखी भी होती तो मूवी की शुरुआत में जब रणवीर सिंह की एंट्री होती है वो उसी लिए होती है क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई है, अब नया पेशवा का चुनाव होगा। फिर वो तीर मारता है, वो क्या बोलते हैं कि मोर के पंख, मोर का पंख होता है, किसका पंख होता है वो? पंख होता है किसी तरह का, इस पंख को एक तीर से दो टुकड़े में तोड़ना है। और पंख ऐसा होता है जो टूटता नहीं है। अच्छी मूवीज तो देख सकते, आपने देखी है बाजीराव मस्तानी? क्या करते हो, व्हाट इज योर हॉबीज? आत्ममंथन करना योर हॉबी? डाला तो बढ़िया है ये तूने, आत्ममंथन। कहाँ से, खुद खरीदा किसी ने गिफ्ट किया? खरीदा है तो कुछ सोच के ही लाई होंगी। बताओ यार, मम्मी भी बेचारी बच्ची को बोले कि अब तू आत्ममंथन कर। कितना भारी टर्म होता है आत्ममंथन करना, पता है तुम्हें? हाँ जी, आपने देखी है ऐसी कोई मूवी वगैरह? आधी कहाँ से छोड़ दी थी? छावा देखी है किसी ने? पूरी देखी है? और वो था विक्की कौशल। आइए आइए, कहाँ थे आप लोग कितने दिनों से? अच्छा, तो शादी में? ऐसी कौन गाँव जाता है, ऐसी तो कोई नहीं जाता। तो अभी जस्ट छोड़ के आई है तू? टाइम से आ गई फिर भी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। अभी तो मैं जाके फिर शेव करूंगा, मेरे को होता है 6-7 महीने में हो जाता है मुझे, कि मुझे अपनी शक्ल देखनी होती है। जब तक मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ था ना, तब तक मेरी शक्ल बहुत सही थी, पता है। चिकन पॉक्स की वजह से दाढ़ी रखता हूँ मैं, कभी दाढ़ी इतना मतलब रखने का मुझे शौक नहीं है दाढ़ी, although अच्छी लगती है मेरे पे,
तो मैं पूरी बड़ी कर लेता हूँ ना ऐसे, जंगली वाली वो और अच्छी लगती है। मैं जब दिल्ली से घर आया था ना, वो नहीं होता जैसे आदि मानव निकल के आते गुफाओं से, बाल इतने लंबे यहाँ तक, क्योंकि वहाँ कटाने का मन ही नहीं करता था। वहाँ तुम सलून में जाओ, वो मांग रहा 300 रुपये, मैंने भाई रहने दे। और वहाँ कंपैरिजन चल रहा है भाई, 300 रुपये, मतलब अच्छे सलून में जाओ, छोटे मोटे नॉर्मल सलून में जाओगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अब उसको ढूंढना पड़ेगा किसी गली कूचे में जाके, किस पे इतना टाइम है कि ढूंढे। अब मेंस का टाइम वैसे ही चल रहा था उस समय, तो एक एक टाइम इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ सब देखना, जब मेंस आता है ना, प्री के बाद जो मेंस की जो जो लगे होते हैं तैयारी में, 3 महीने वो सब छोड़ देते हैं भाई, सब बाल दाढ़ी सब सारे ऐसे होके आते हैं जंगलियों की तरह। जब मैं घर आया था, मैं ऐसे आया था, मेरे को तो यही डर था घर वाले पहचानने से मना ना करते कहीं। वो तो शुक्र है मास्क लगा रखा था, मास्क लगाया, आराम से बढ़िया चल रहा था काम। मास्क मास्क के नीचे से दाढ़ी जाती थी, ऐसे सोच, इतनी लंबी हो गई थी। और थोड़ी मेरी वाली टफ है, तो ऐसे करके बाल भी निकल जाते थे बहुत टाइम। लड़कियों को कोई दिक्कत ही नहीं होती ऐसी ना, बालों वालों की। इन लड़कों को होती है कि ट्रिम कराओ, सेट कराओ। लड़कियों का सिंपल है, बाल लंबे हो गए, बात करता हूँ। चलो, सो नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पर, अब देख लो इनके जो 5 मैंने बताई इंडिपेंडेंट रूलर, वो लिखो। सबसे पहला है बीजापुर, बीजापुर सल्तनत। अरे एफ कैट का नोटिफिकेशन आ गया था, तो भर सकती है एफ कैट वैसे? अभी एज क्या है तेरी? भर तो सकती है शायद, सीडीएस भर सकती है। हाँ तो अपेयरिंग में डाल, सब होता है, डालने को डल सकता है। मेरे बहुत स्टूडेंट ने डाला है, फर्स्ट ईयर से भरते आ रहे हैं वो, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर दिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलेगा तो फर्क पड़ेगा, अगर निकल गया तो क्या टेंशन है, मत जाना एसएसबी, स्किप कर देना। मेन होता है ना एसएसबी जाना, निकला नहीं जाना एसएसबी, क्या दिक्कत है? तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया ना पेपर निकल सकता है, जब एलिजिबल हो जाओगे तब निकाल लेना। एफ कैट भी आ गया, सीडीएस भी आ गया, तो जो जो 20-21 के लगभग में या ग्रेजुएशन का सेकंड थर्ड ईयर है, भर सकता है। दोनों एग्जाम बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे हो, सो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है आप लोगों के लिए। सीडीएस मैं ये बोल सकता हूँ कि लड़कियों के लिए थोड़ा टफ रहता है, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी से भर लो, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। लड़कों के लिए सीडीएस निकालना काइंड ऑफ ईजी राइट नाउ, क्योंकि 2500 जो लड़कियों का कंपटीशन था वो साइड हो गया एकदम से। ठीक है, लड़कियां बेचारी अब 500 ही निकल रही हैं, और बाकी सारी सीटें लड़कों के लिए अवेलेबल है। और एफ कैट तो होता ही ईजी है। एफ कैट तो मतलब मैं बोलता हूँ, अगर एफ कैट भी नहीं निकाल पा रहे तो बेटा सोच लेना कि प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, सच्ची में। क्योंकि हमारे मतलब ग्रुप में ऐसा होता था कि मुंह धुल के नहीं भी जाओगे ना तब भी एफ कैट निकल जाता है, जबकि हमारे टाइम पे पता है कट ऑफ कितनी जाती थी? 170। 170 कट ऑफ में हम लोग तब भी क्लियर करते थे। ठीक है, और आज के बच्चे पता है कितने पे नहीं कर पा रहे? 110 115 पे नहीं कर पा रहे हैं, सेम लेवल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों का लेवल डाउन हो रहा है बेटा। और एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उन्होंने कम भरा, हमारे टाइम पे 200 रुपये का फॉर्म होता था, 650 रुपये का फॉर्म है आज के टाइम पे एफ कैट। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग नहीं भर रहे हैं। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था एफ कैट का, मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि 650 का फॉर्म करते, मैं नहीं भरता, क्योंकि पता था एसएसबी जाना नहीं है मैंने, निकल तो जाएगा ही, एसएसबी जाऊंगा अभी क्या करूंगा, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया जाऊंगा बड़ा। मैंने उससे बढ़िया इधर ध्यान देते, अपना सीएपीएफ पे ध्यान देते। भर लेना आप लोग, अगर आप लोगों में से किसी का भी जो भी एलिजिबल हो, अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो भर लो, एटलीस्ट आप लोगों को एग्जाम का एक वो तो मिलेगा, फील तो मिलेगा। हाँ, हर साल 2 बार आता है, एक साल में एफ कैट 2 बार आता है, सीडीएस 2 बार आता है, कोई अटेम्प्ट का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो भर लेना, अभी आया है, अभी सीडीएस तो कल ही आया था, एफ कैट आए हुए हो गए शायद 10 दिन, मतलब एक हफ्ता तो हो गया शायद एफ कैट आए हुए, तो एक बार देख लेना जो भी है, भर के खत्म करो, अगर एलिजिबल हो तो भर के खत्म करो। सीजीएल भी आया, ठीक है, सीजीएल तो वैसे मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, बट अगर आप में से कोई इच्छुक होगा तो भर लेना। बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं अभी, तो अभी अब साइकिल शुरू हुई है ये, अब यहाँ से आपको एग्जाम ही एग्जाम देखने को मिलेंगे,
दिसंबर तक जाके सारा ठंडा पड़ जाएगा मामला। दिसंबर क्या, अक्टूबर के बाद सारा ठंडा हो जाता है मामला। ठीक है, चलो पहला लिखो बीजापुर सल्तनत जो कि था आदिल शाही। ठीक है, दूसरा लिखो अहमदनगर सल्तनत दो जो कि है निजाम शाही। बीजापुर बेटा, बीजापुर, बीजापुर नहीं, बीजापुर, बीजा, बी बी बी। ठीक है, बीजापुर किसका था, आदिल शाही का था। अहमदनगर किसका था, निजाम शाही का था। गोलकोंडा किसका है, कुतुब शाही का है। अहमदनगर है निजाम शाही। गोलकोंडा है बेटा कुतुब शाही। बेरार है इमाद शाही। बेरार इज योर इमाद शाही। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेरार तक हो गया आप सबका। अगला लिखो बिदार। बिदार BIDR, बिदार इज बरीद शाही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके रीजन समझ लो। रीजन फॉर द डिक्लाइन, सबसे पहला तो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, जो मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकल्स एंड द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को हम क्या बोला करते थे, अफाकिस बोला करते थे। ये अफाकिस जो टर्म है ये ध्यान रखना, यूपीएससी इतना सिंपल भी पूछ लेता है कि व्हाट डज द टर्म अफाकिस मीन। ठीक है, अफाकिस किस चीज से रिलेटेड है। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो वो इतना सा क्वेश्चन पूछ के खत्म भी कर देते हैं। अगर टफ जाएगा तो टफ की तो फिर बात अलग होती है। ठीक है, फिर वो पूछेगा भाई बिदार में कौन सी आपने बनाई मतलब सल्तनत। सो नेक्स्ट आप देखोगे अफाकिस हो गया। अफाकिस और दक्कनी की जो लड़ाई हो रही थी उसकी वजह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत वीक हो गया। फिर यहाँ महमूद गवान इनका एग्जीक्यूशन हुआ, तो पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने खो दिया। जब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जाता है, या अगेन आप ये समझ सकते हो कि एक अच्छा लीडर जाता है, तो ऑब्वियस बात है कि पूरा का पूरा जो आपका टेरिटरी होते हैं वो शेक हो जाती है। ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाता है। सेकंड है पोर्चुगीज का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था गोवा में, किसने कैप्चर किया था गोवा को, पहले ये बताओ। अल्मीडा पोर्चुगीज का है। पंद्रह सौ दस में किसने कैप्चर किया था गोवा को, अल्मीडा ही था पक्का कि अल्बुकरेक था। और कैपिटल किसने बनाया था, कैपिटल तो नीनो दी कुन्हा ने बनाया था, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, 1530 के लगभग में बनाया था। उससे जस्ट पिछले वाले ने कैप्चर किया था। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद अल्बुकरेक ना हो, चेक कर लेता हूँ। हाँ देखा बेटा, इतने भी लॉजिक नहीं ले रहे मेरे। अल्बुकरेक है, बहुत साल पहले पढ़ा था लेकिन अभी भी दिमाग में है। अल्बुकरेक था इस टाइम पे। मैंने बोला ना, मैंने लॉजिक से याद किया है, मैंने रटे नहीं है, मैंने लॉजिक लगाया। मुझे नीनो दी कुन्हा का नाम याद है, पता नहीं कैसे याद है, एक ही याद किया है मैंने, और उसके रिलेशन में मैंने सारे याद किए कि नीनो दी कुन्हा 1530 गोवा को इसने कैपिटल बनाया। उससे जस्ट जो पहले होता था उसने गोवा कैप्चर किया था। तो उससे जस्ट पहले कौन था, अल्बुकरेक था। और उससे पहले कौन था, अल्मीडा था। अल्मीडा से पहले कौन था, वास्को डी गामा। अल्मीडा को बोला जाता है रियल फाउंडर। ठीक है, और जो अल्बुकरेक था उसने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया था। इस तरीके से कंपेयर करके याद करो। हिस्ट्री रटने जाओगे तो रटी नहीं जाएगी, कंपैरिजन मोड में शायद याद हो जाए, शायद। ठीक है, नहीं तो अपना तरीका निकालो।
इसे दिस इज माय वे ऑफ मतलब रिमेम्बरिंग कि मैं किसी एक को पकड़ता हूँ, उसको रट डालता हूँ और उसके कंपैरिजन में सारा रट देता हूँ। जैसे मुगल है, मुगल में मैंने किसको एपी सेंटर बना रखा है, मुगल में मैंने औरंगजेब को एपी सेंटर बना रखा है, क्योंकि औरंगजेब के बाद लेटर मुगल है और उससे पहले अर्लियर मुगल है। अब देखो अकबर तो सबको याद रहता है, ठीक है, मेन है औरंगजेब, औरंगजेब हर किसी को याद नहीं रहता। और अभी तो आप बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो, बाद में पता है यूपीएससी में कितना डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है कि ये कौन से सिलसिलों को फॉलो करते थे, सूफी संत के कौन से सिलसिले को फॉलो करते थे, औरंगजेब कौन से सिलसिले से था, शाहजहां कौन से सिलसिले से था, जहांगीर कौन से सिलसिले से था, और किसी का मुझे याद होना हुआ, औरंगजेब का याद है, नक्शबंदी था उसका, नक्शबंदी सिलसिला। अभी तो और भी बहुत है, फिर अभी थोड़ी देर में या अल्लाह इससे आगे भी कुछ होता है। मेडिवल में बहुत है बेटा, इसलिए मैं बोलता हूँ मेडिवल को बस पता होना चाहिए कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 10 चीजें हैं और सारी ऐसी चीजें हैं जो जुबान पे रटी नहीं जाएंगी एकदम से। एक तो शब्द ही ऐसे हैं कि जुबान घूम जाएगी आपकी, ठीक है जी। सो ये आपका हो गया किसके बारे में, रीजन फॉर डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पर देख लो, दिल्ली सल्तनत के जो छोटे छोटे थे उनका आपको उदय देखने को मिलेगा, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार, ये मैंने लिखवाई दी है। लेगेसी क्या रही है उसको देख लो जरा। लेगेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरू से मैं एक चीज बोलता रहा हूँ कि देवर मेनली फोकस्ड ऑन पर्शियन कल्चर, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ऐड करना चाह रहे थे, पर्शियन कल्चर को ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि इनका जो पर्शिया है वहां से लिंक बैठा हुआ था। तो उनके कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज आई, उनके कोर्ट में पर्शियन कस्टम्स आए, तो आप देखोगे, और साथ साथ इन्होंने जितने भी पर्शियन पोएट्स थे उनको क्या दिया था, पेट्रोनेज दिया था। तो पर्शियन कल्चर, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन डेक्कन सल्तनत में आया, उसके साथ बिदार को डेवलप किया एज अ मेजर कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर। नेक्स्ट आप देखोगे डेक्कन सल्तनत जो बाद में कौन सी मुगलों और मराठा हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो एक तो 2-3 पार्ट तो ये हो गए आपके लेगेसी के। नेक्स्ट इसमें देखो लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन सी थी इनकी, पर्शियन लैंग्वेज थी, अरेबिक लैंग्वेज थी और दक्षिणी उर्दू, ठीक है, ये 3 भाषाएं इनके में फेमस होती थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, तरफ सिस्टम, TARAF, तरफ सिस्टम, it is a तरफ सिस्टम, इट इज अ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि प्रोविंस किस तरीके से काम करेंगे। हो गया देवी जी, नींद आ रही है आपको? अच्छी बात है, सोई नहीं रात भर, तबियत खराब है, चलो कोई बात नहीं, तब तो आई कैन, मैं सिंपैथी दे सकता हूँ आपको, और तो कुछ मेरे हाथ में है नहीं अभी, है जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो चाहते ही हो कोई ऐसी फालतू बातें करे और मेरा टाइम बचे। हाँ भाई, क्या होता है सिंपैथी और एम्पैथी में? एम्पैथी ज्यादा बड़ी चीज होती है, सिंपैथी एक छोटा होता है, 3 चीजें होती है, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन। सिंपैथी है, सिंपैथी इज लाइक पिटी करना, आप किसी को देख के आपको बुरा लगा है। एम्पैथी है जब आप उसका दर्द फील कर पा रहे हो, ठीक है, तो मैं वही बोलता हूँ, हम लड़के सिर्फ एम्पैथी दे, वो सिंपैथी दे सकते हैं, लड़कियां शायद आपको एम्पैथी दे ले। समझ आया क्या फर्क है, बता। और कंपैशन क्या होता है? कंपैशन इनसे भी ज्यादा मतलब थोड़ा वाइड टर्म होता है, बहुत सारी होती है, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, तीनों होते हैं। जैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या फर्क है? वो वाली इंटीग्रिटी नहीं बोल रहा मैं, एथिक्स के मामले में इंटीग्रिटी क्या होती है? अरे जोड़ना नहीं है भाई, जोड़ने वाले में मत ही जा। हाँ, वो मैथ्स नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। बताओ। ऑनेस्ट होता है जो बोलने से ऑनेस्ट है, मतलब काम में ऑनेस्ट है। इंटेग्रल पर्सन होता है जो सोचने में भी ऑनेस्ट है। जैसे मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा है कि चोरी कर लेता हूँ, लेकिन आपने चोरी नहीं करी, तो एट द एंड आप हुए क्या? ऑनेस्ट हुए?
पर इंटीग्रल कब हो गया आप, जब आपके दिमाग में थॉट भी ना है कि मुझे चोरी कर। हाँ मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं ऐसा नहीं होता, इंसान भी होता है, कुछ मामलों में इंसान इंटीग्रल हो सकता है कि उसके दिमाग में गंदे थॉट्स या बुरे थॉट्स ना है, हर हर मामले में नहीं होता। अब देखो यहाँ पर अगली डायनेस्टी लिखनी है आपको। आ, एक सेकेंड, ये कहाँ से लिया है, अरे एक बीच में छोड़ दी इन्होंने। एक लिखो आप लोग जौनपुर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को किंगडम लिखना है जौनपुर किंगडम, ठीक है। इनकी जो डायनेस्टी है उसका नाम है शरीक, SHARQI, शर्की। जौनपुर किंगडम और डायनेस्टी जो है शर्की, SHARQI, शर्की। इनकी जो बाउंड्री हुआ करती थी, कहाँ पर पाए जाते हैं ये, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार। फाउंडर कौन है, मलिक सरवर, फाउंडर इज मलिक सरवर, ठीक है। मलिक सरवर इसके फाउंडर थे। कैपिटल इनकी जौनपुर रही है। मलिक सरवर के बारे में लिख लो, मैम ने शायद स्किप कर दिया तो मैं बता देता हूँ। मलिक सरवर, फाउंडर ऑफ जौनपुर सल्तनत, अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ, मतलब ये इनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ जौनपुर बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है जी, किसने इनको अपॉइंट किया था एज द गवर्नर ऑफ जौनपुर, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। देन ही टुक द टाइटल ऑफ मलिक उस शरक, क्या तो नाम होते हैं भाई, मलिक उस, US, मलिक उस शरक, SHARQ, शरक, अरे शरकुनी, शरक से क्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट आप देख लो, सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर इज इब्राहिम शाह शर्की, ठीक है। ही वाज अगेन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ शर्की डायनेस्टी। सेकंड आप देखोगे इन्होंने किस चीज को बनाया, इन्होंने बनाया आपका अतला मस्जिद, इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, अतला मस्जिद बार बार पूछा गया है। सेकंड जामा मस्जिद इन जौनपुर, इससे पहले जामा मस्जिद इन गुलबर्ग किसने बनाया था, अभी देखो आप लोगों को लिखवाया था मैंने, जामा मस्जिद इन गुलबर्ग बोला भी था, देख लो या लिख लो, लिखा आप लोगों ने, हाँ जी, किसने बनाया था जामा मस्जिद इन जौनपुर ओ गुलबर्ग, फिरोज शाह बहामी। हाँ बहामी में कौन सा बहामी बेटा, शाह आलम बहामी, ऐसे ही तुक्के लगेंगे एग्जाम में भी, देख लेना जाके अच्छे से, ठीक है। नोट्स में है आपके, एक बार देख लेना। अब यहाँ से आप समझ जाओगे कि अतला मस्जिद इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। अतला मस्जिद किसने बनवाया, इब्राहिम शाह शर्की ने। इन्होंने ट्रेड आपका इस्टेब्लिश किया किसके साथ, पर्शियन कल्चर के साथ। और लास्ट इनकी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1427 में ही डिफीटेड दी सुल्तान ऑफ दिल्ली, मुबारक शाह ऑफ दिल्ली, इनको इन्होंने हराया। सेकेंड आ जाता है इनका हुसैन शाह शर्की, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है किसके, शर्की डायनेस्टी के। और इन्होंने जो फाइनल फेज था किसका, जौनपुर पावर का, उसके टाइम पर रूल किया। तो 3-4 राजा ही थे, एक्सपेंडेड जौनपुर इन्फ्लुएंस ऑफ द बिहार एंड बंगाल, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज मालवा। तो अब देखो छोटे छोटे जो किंगडम रह गए, बच गए इधर उधर, होते ना कि बिल्कुल कोने कोपचे में जो बचे पड़े। तो जौनपुर आपका यूपी की साइड वाला हो गया, मालवा, ठीक है। मालवा डायनेस्टी आपकी हो गई, या मालवा सल्तनत। इस डायनेस्टी का नाम क्या है, गुरी एंड खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो मतलब कौन होंगे इसमें मेन, या तो गुरिड एम्पायर के लोग होंगे, या खिलजी के जो बचे हुए लोग होंगे वो होंगे। कहाँ पर आ गए थे ये, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, मालवा वाला जो पार्ट है जो राजस्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर। फाउंडर कौन है, दिलावर खान गौरी, ठीक है। देख लो, गौरी गुरी वाली डायनेस्टी से दिलावर खान गौरी। कब से कब तक था ये, 1392 से 1562 तक था।
तो कब से? दिल्ली सल्तनत के टाइम से शुरू हुआ है ये लगभग लगभग, और मुगलों के टाइम तक रही है ये। ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी वो धार है, लेटर ऑन शिफ्टेड टू मांडू, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला तो व्यक्ति हो गया कौन इनका? दिलावर खान गौरी। ठीक है जी, दिलावर खान गौरी के बारे में आपको दिख ही रहा होगा। ये दिल्ली से अलग हो गए थे कब? 1392 में। 1392 में कौन था भाई दिल्ली में बैठा हुआ? सिर्फ एम्पायर का नाम बता दो, कौन रहा होगा? फिरोज शाह? पक्का? ये लेटर होंगे उसके वाले, मतलब तुगलक थे ना, सिंपल सिंपल तुगलक थे। हाँ, तुगलक ही बैठे हुए थे वहाँ पे। तो तुगलकों के टाइम पे इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी दिल्ली से, और फिर अपना राजपाट चलाया था, और मांडू इन्होंने कैपिटल बना दी। अगला है होशांग शाह, पहला मुस्लिम रूलर टू यूज मार्बल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ताजमहल में भी मार्बल यूज हुआ है, और पहला व्यक्ति जिसने मार्बल यूज किया है। और आप लोगों के यूके ट्रिपल एससी जो होता है उसमें तो जरूर आ सकता है ऐसा फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आप देख लो यहाँ पे, मोहम्मद खिलजी आएगा। ठीक है, तो पहले गुरिद वाले आ गए, कौन से आएंगे? यस, अब महमूद खिलजी वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो महमूद खिलजी, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। इन्होंने क्या बनाया है? जहाज महल बनाया है, हिंडोला महल बनाया है। और किसके साथ वॉर में थे ये? राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा कुंभा, शायद ये राणा सांगा के से भी बड़े थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, राणा सांगा के भी पूर्वज रहे हैं ये। तो राणा कुंभा, सुना तो है मैंने नाम इनका। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, तो जो जो इन्होंने बनाया है वो लिख लेना, कौन कौन सा महल बना दिया इन्होंने। कहाँ गया? अगला लिखो, देखो, बाज बहादुर, लास्ट रूलर है मालवा के। ठीक है, नोन फॉर हिज रोमांस विद रानी रूपमती। इनकी कहानी बड़ी फेमस है, रूपमती और बाज बहादुर। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड बाय अकबर जनरल आदम खां, लीडिंग टू मालवा एनेक्सेशन। हाँ जी, क्या बोल रहे? कहानी क्या थी भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता। दूसरों की लव स्टोरी में घुसने का मेरा कोई वो नहीं है। जिनकी खुद की कहानी खराब हुई होती है ना, वो दूसरों की कहानियों में नहीं घुसते, वो अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं। क्लियर? तो इनको किसने हराया था? इनको हराया था अकबर का एक जनरल हुआ था आदम खान। ठीक है, और उन्होंने फिर मालवा को किस में ऐड कर दिया था? मुगल एम्पायर में ऐड कर दिया था। बस यही था मालवा के बारे में। लास्ट आता है आपका गुजरात। आई थिंक ये लास्ट डायनेस्टी जो हम आज पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बताया मैंने 3 चैप्टर और बचे हैं, भक्ति सूफी, मुगल, मराठा, मेडिवल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंशंट में अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम बिताना वर्थ इट है। जहाँ पे टाइम बिताना मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगता, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगा कि मत बिताना, ज़्यादा नहीं। बुक वगैरह है आपकी मेडिवल पे? आपके पास मेडिवल की कोई खरीदी हुई है कोई? इफ़ यू आर फ्रॉम कोर यूपीएससी तो आप सतीश चंद्रा ले सकते हो। ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम यूके पीएससी तो आप कोई भी पर्टिकुलर नोट से काम चला लो। ठीक है, आप लोग बुक में पैसा वैसा मत लगा, फायदा नहीं है कुछ। ठीक है जी, आप दोनों कौन से वाले हो? जो मिल जाए है। अरे यार, एक डिसाइड करो, एक एग्ज़ाम, उसके पीछे लगो, बाकी सब देते रहो। कहते हैं ना कि अगर 2 नाव में पैर रखोगे तो ना तो पार पहुंचोगे और रास्ते में डूबोगे अलग। एक नाव पे खड़े हो जाओ, बाकी नाव को देखते रहो। अगर कूद पाए तो कूद जाना, कभी नहीं कूदे तो दुख नहीं होना चाहिए ना।
ठीक है। सो गुजरात हो गया, गुजरात में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी आपकी? मुजफ्फर डायनेस्टी हुआ करती थी। क्या क्या इलाका था इसका? गुजरात था, काठीवार था, दीव था, दमन था। फाउंडर कौन था इसका? जफार खान, सॉरी जफ्फर खान हो गए ना, हाँ जफ्फर खान। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और उसको लिख लिया मुजफ्फर शाह। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला था? 1407 से लेकर 1500 क्या बोलते थे 73, 53 याद आ रहा है मेरे को, 1407 से 1573 तक। कैपिटल क्या थी इनकी? अहमदाबाद। ठीक है। तो मुजफ्फर शाह का आप देख सकते हो, ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली। कौन रहा होगा 1407 में भाई, जरा बताओ मेरे को। तुगलक। ठीक है, तुगलक ही रहे थे वहां पे, तो तुगलकों से, तो ज्यादातर लोगों ने किससे इंडिपेंडेंस ली है? तुगलक से। तो एक पैटर्न नोटिस करो, जितने भी छोटे छोटे निकले हैं, जौनपुर, मालवा, गुजरात, ये सब, और बहामी भी, याद करो बहामी भी, विजयनगर भी, किसके टाइम पे निकले हैं? तुगलकों के टाइम पे निकले। तो अगर आपको रैंडमली नहीं याद आ रहा तो इतना तो आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि जो भी दक्कन सल्तनत के किंगडम थे, जो भी छोटे छोटे किंगडम थे, अगर कभी भी मिडिवल से क्वेश्चन आया और ये पूछा गया भाई किसके टाइम पे अलग हुए, तो एक पॉइंट तो हम पे तैयार है कि दैट इज तुगलक। जैसे साउथ में कॉन्क्वेस्ट, साउथ के जितने भी किंगडम थे, ये परमार, प्रतिहार, ठीक है, सोलंकी, और कौन कौन पढ़े थे हमने, काकतिया वगैरह, ये सारे पढ़े थे ना। इन सब के कॉन्क्वेस्ट पे या इन सब के डिक्लाइन में किसका मेन रोल था बताओ? अलाउद्दीन। तो ऐसे करके पैटर्न आइडेंटिफाई करो। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली, मुजफ्फर शाह। फिर देखो यहाँ पे कौन है? गियासुद्दीन आजम शाह। इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया किसके साथ? मिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना के साथ। साथ साथ ये भी क्या करते थे? पर्शियन स्कॉलर्स और पोएट्स को थोड़ा सा पैटर्नेज दिया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब ये कौन से डायनेस्टी के फाउंडर थे भाई? ये हुसैन शाही डायनेस्टी, ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ती है आपकी? गुजरात में ही थी, उसके फाउंडर थे। इन्होंने कौन से लिटरेचर को प्रमोट किया है? ही प्रमोटेड दी बंगाली लिटरेचर। ठीक है, किसको प्रमोट करा है? बंगाली लिटरेचर को। डिफीटेड बाय लोधीज ऑफ दिल्ली इन 1514। नेक्स्ट आते हैं दाऊद खान करानी, लास्ट रूलर थे बंगाल के, डिफीटेड बाय अकबर जनरल कहते हैं क्या लिखा है, मुनिम खान, मुनीम खान, हाँ मुनीम खान। ठीक है, तो मुनीम खान ने हराया था और बंगाल को भी किसके अंडर ले आया था? मुगल एम्पायर ले आया था। ठीक है, दो तीन ही पॉइंट है जो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट डायनेस्टी है जिसका नाम है खानदेश। ठीक है, ये देख सकते हो आप, खानदेश कहाँ की थी, कैसी थी? तो जब खानदेश की बात आएगी तो खानदेश में आपका पड़ती है कौन सी? फरूकी डायनेस्टी, जो कि नदन महाराष्ट्र का है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का है। फाउंडर कौन है इसके? मलिक राजा। ठीक है जी, इनका जो कार्यकाल चला है वो चला है 1382 से लेके 1601। ये शायद यहाँ पर मिसप्रिंट होगी। ठीक है, तो इसमें लिख लो 1382 से लेके 1601। कैपिटल क्या है? बुरहानपुर। बुरहानपुर इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट आते हैं आपके कौन? मलिक राजा। ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत से, अगेन 1382 किसका टाइम पीरियड होगा? फिर से तुगलक, पक्का? यस, तुगलकों का टाइम पीरियड था ये भी। अगले है नशीर खान, शिफ्टेड कैपिटल टू बुरहानपुर, एस्टैब्लिश रिलेशन विद बहामी एंड गुजरात, क्योंकि सेम टाइम पे चल रही थी। मीरान आदिल खान, खानदेश की मिलिट्री बनाई। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लास्ट रूलर, लास्ट रूलर कौन रहे इसके? बहादुर शाह। तो ये आप देख सकते हो, लास्ट रूलर ऑफ खानदेश, डिफीटेड बाय अकबर, लीडिंग टू खानदेश एनेक्सेशन टू। तो जैसे अब यहाँ पर आपका कौन आ रहा है? खानदेश, खानदेश आया जा रहा है, मतलब सॉरी अकबर आया जा रहा है, वहाँ पे अलाउद्दीन था और फिर शाह तुगलक। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जितने भी किंगडम्स थे एक बार दोबारा से देख लो। बता देता हूँ जितने भी किंगडम्स हमने कर लिए अभी तक, ठीक है, लास्ट 2-3 दिन में, उनका बस नाम नाम भी याद रख लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है,
कौन कौन से थे? सबसे शुरू हमने कहाँ से करा था भाई? बता दो, कोई तो बता दो। विजयनगर से करा था। चलो, विजयनगर के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? बहामी। ठीक है, तो विजयनगर में क्या क्या था आप लोग को पता होगा, जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। हरिहर बुक्का, बैटल ऑफ तालीकोटा जिसे राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं। 4 डायनेस्टीज है, कौन कौन सी? सुलुआ, सॉरी संगम, सुलुआ, तुलुआ, अराईवेडू। ठीक है, और कुछ था उनके टाइम पे विजयनगर में? हाँ, तेनालीरामा, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय की 2 किताबें बताई थी मैंने, अमुक्त मलयालम और क्या थे वो, जमादी कल्याणम। जमादी थी कि देखना क्या था वो, विजयनगर में लिखवाई थी मैंने। जा सही है, कल्याणम भी याद है मुझे, जमादी है क्या है वो, जम्बावती कल्याणम। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अमुक्त मलयालम की अमुक्त मलयालम कौन सी भाषा में थी? तेलुगु में थी। और जम्बावती कल्याणम किस में है? संस्कृत में है। याद रखना है आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, उनके टाइम का एक प्रोविंशियल सिस्टम भी था, वो भी आपको याद रखना है। तो बहामी हो गया। ठीक है, बहामी टूटा 5 में, मैंने बताया था आपको। किस किस में टूटा था ये? गोलकोंडा, अहमदनगर और विदार, पेरार, और क्या था? बीजापुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूटे। फिर उसके बाद हमने कौन कौन सा पढ़ा है आज? मालवा, गुजरात, और क्या था? खानदेश, जौनपुर। ठीक है, इसमें कुछ छूट गया हो तो आप लोग देख सकते हो नोट से। क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज की कहानी यही थी।